अभी रात के बमुश्किल 12 बजे थे। खैरियत गुजरी के कमांडिंग ऑफिसर को सोते से नहीं जगाना पड़ा, वरना वो भी अपनी नींद में खलल पड़ने का गुस्सा मुझ पर ही निकालता। मेरे बाजू खोल दिए गए थे। कौन है ये? उसने कड़कदार आवाज में मेरी बजाय उन मूजियों से पूछा जो मुझे यहाँ तक घसीटते हुए लाए थे। खैरियत ये गुजरी कि वो पंजाबी था, वरना इस सवाल की नौबत काफी देर बाद आती। बजाय मेरे सयादों के इसका जवाब मैंने दिया और अपनी तमाम तर अदाकाराना सलाहियतें बुरुए कार लाते हुए गिड़गिड़ा कर उसके पांव पकड़ लिए। महाराज जी दया करो। मैंने उसके पांव से लिपटते हुए घिघियाना शुरू कर दिया। एक हवालदार बोला, सर ये खेतों में घूम रहा था। उसके साथ ही मुझसे बरामद शुदा शराब का ब्लैडर उन्होंने सामने रख दिया। ओह शट अप, ये तुम्हारा काम है या पुलिस का? उसने उन्हें अंग्रेजी में डांट पिलाने के अलावा 2-3 मुहज्जब गालियों से भी नवाज दिया। उसने मुझे ठोकर मारे बगैर हुक्म दिया, उठो खड़े हो जाओ। मैं डरता डरता खड़ा हुआ। चंद लम्हों तक वो मुझे घूरता रहा। शायद वो मेरी फेस रीडिंग कर रहा था, मगर उसे यहाँ सिवाय खौफ, घबराहट और बुजदिली के और क्या मिल सकता था। उसने मुझे नॉर्मल लहजे में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने हाथ बांधते हुए कहा, भीकू महाराज जी। उसने मेरी रिहाइश और घर के मुतालिक पूछने के बाद कहा, क्या काम करते हो? मैंने बदस्तूर हाथ जोड़ते हुए कहा, माई बाप छोटा मोटा धंधा कर लेते हैं। एक भरपूर नजर उसने फिर मुझ पर डाली और अपनी सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों तक सोचने के बाद उसने उसी हवालदार को हुक्म दिया कि मुझे अभी और इसी वक्त पुलिस को सौंपाए। मेरी जेब से निकलने वाले पैसे उसने मुझे लौटाने का हुक्म दिया था और ब्लेडर भी पुलिस के हवाले करने को कहा था। मैंने बुतेरे हाथ जोड़े, इल्तिजाएं की कि मुझे पुलिस के हवाले न किया जाए, लेकिन उसने मेरी किसी बात पर कान न धरे और हवालदार को मुझे ले जाने का हुक्म दिया। हवालदार आहिस्तगी से मेरा बाजू पकड़कर बाहर ले आया। एक बला तो टल गई थी, अब दूसरी मुसीबत का सामना था। मैंने सुख का सांस लिया। मुझे ये तो इत्मीनान हो चुका था कि अब पुलिस मुझे जासूस नहीं समझेगी, क्योंकि मैं आर्मी की तफ्तीश भुगत कर उनके पास जा रहा था। यहाँ तो झूठ बोलने से जान बच गई थी, पुलिस को अपनी शनाख्त कैसे करवाऊंगा? बाबूजी का एड्रेस तो बताने से रहा। ये थे वो ख्यालात जो रह रह कर मुझे परेशान कर रहे थे। फिर दूसरी बात ये भी थी कि पुलिस के चक्कर में पड़कर 15-20 दिन और जाया हो जाते, जबकि ये इत्तलात जो मैंने हासिल की थी इतनी अहम नौयत की थी कि उनका फौरन महफूज हाथों में पहुंचना जरूरी था। हकीकत तो ये है कि मेरा जिस्म भागने के काबिल रह ही नहीं गया था, लेकिन भागने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। अगर पुलिस को जरा सा भी शक हो जाता कि मैं डॉज कर रहा हूँ तो वो मेरी असलियत तक पहुंच सकते थे। फिर ये बात भी मेरे जहन में थी कि भारतीय पुलिस हर नए मुल्जिम का इस्तकबाल कपड़े उतार कर करती है और ये सूरत मेरी शनाख्त में किसी किस्म का शुबा बाकी न रहने देती। थोड़ी देर बाद हवालदार एक ड्राइवर के साथ मुझे जीप में थाने की तरफ ले जा रहा था। यहाँ से नजदीकी थाना श्री हरगोबंदपुर का ही हो सकता था, जो कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर था और रात के पिछले पहर उस लहलहाती फसलों से भरपूर इलाके में भागने के कई मौके मुयस्सर आ सकते थे। हवालदार को शायद मेरी बुजदिली का यकीन हो चुका था, क्योंकि इस मर्तबा उसने मेरे हाथ नहीं बांधे थे। इसके अलावा ये बात भी थी कि उसने मुझे उस काबिल जाना ही नहीं था, क्योंकि जब से गिरफ्तार हुआ था मैं मुसलसल हाय हाय और क्षमा कर दो महाराज जी की गर्दान सुना रहा था। मेरी जेब में करीबन 250 रुपए कैश मौजूद था, जो उसने मुझे वापस लौटा दिया था। ड्राइवर तो गैर मुसल्ला था, लेकिन हवालदार के पास जरूर ऑटोमेटिक राइफल थी। ये अलग बात कि वो लोड नहीं थी, और होती भी कैसे? वो किसी जासूस या फौजी भगोड़े को नहीं, एक 3rd क्लास मुजरिम को पुलिस के हवाले करने ले जा रहा था। जीप अभी कैंप से थोड़े फासले पर ही पहुंची थी कि मुझे एक तरकीब सूझी। हवालदार और मैं पिछली सीट पर बैठे थे। जीप पर छत नहीं थी और मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाली जीपों की तरह ये चारों तरफ से खुली थी। हवालदार ने सिगरेट सुलगा लिया था। वो सिगरेट के कश लगाता, कभी कभी मुड़कर देख लेता और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा कर रह जाता। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर 200 रुपए निकाल लिए और उसकी तरफ बढ़ा दिए। मैंने कहा, महाराज जी अगर आपने जरूर ही मुझे पुलिस के हवाले करना है तो ये रख लीजिए। कम से कम मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि मेरी रकम सेना के काम आई है। पुलिस तो फौरन मेरे पैसे छीन लेगी। ये फिक्रा मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला था ताकि ड्राइवर भी सुन ले। उसने जीप चलाते चलाते पलट कर मेरी तरफ देखा। हवालदार शशोपंज में पड़ गया। उसने मुझे डांट पिलाई, रिश्वत देता है साले। मैंने हाथ बांधते हुए कहा, महाराज जी रिश्वत 200 रुपए की तो नहीं होती। 2-4 फिक्रों के तबादले के बाद हवालदार बिल्कुल ही पिघल गया। बोला, भाई हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब तो बात अफसरों के इल्म में आ चुकी है। मैंने नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। कोई बात नहीं महाराज जी, कभी हमारे डेरे पर आइए, आपकी और सेवा भी करेंगे। ड्राइवर इस असना में मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देखता रहा। बोला, रख लीजिए हवालदार साहब, बेचारे का मन खुश हो जाएगा। उसने हवालदार के ताबूत में आखिरी कील ठोंक
फूंक दी और उसने एक नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए दूसरा नोट अपनी जेब में डाल लिया। पहला मरहला तो बखैर खूबी तय पा गया। अब शराब की बारी थी। मैंने उनसे सिर्फ 2 घूंट पीने की दरखास्त की थी जो उन्होंने मान ली, लेकिन जब ब्लैडर का मुंह खुला और उसकी महक नथनों में घुसी तो उनके मुंह में भी पानी आ गया। वहां कोई बर्तन तो था नहीं। मेरी मिन्नत समाजत पर पहले हवालदार ने 2-3 लंबे लंबे घूंट भर लिए, फिर ड्राइवर ने। अपनी बारी आने से पहले पहले मैंने एक मर्तबा फिर ब्लैडर हवालदार की तरफ बढ़ा दिया और दोबारा दोनों ने यही अमल दोहराया। जब मैंने अंदाजा लगा लिया कि काम हो चुका है तो ब्लैडर खुद थाम लिया और मुंह दूसरी तरफ करके नीचे झुकते हुए कुछ शराब बहाकर बाकी ब्लैडर फिर उन्हें थमा दिया। सांसियों के घर के निकली पहले तोड़ की शराब ने चंद मिनट के अंदर ही उनके दिमाग गर्म कर दिए। रही सही कसर हवा ने पूरी कर दी और दोनों अब बाकायदा नशे में झूमने लगे थे। ड्राइवर ने तो ऊंची आवाज से गाना शुरू कर दिया था। अभी तक हम खेतों के सिलसिले में ही सफर कर रहे थे और उस सड़क तक नहीं पहुंचे थे जो श्री हरगोबंदपुर को जाती थी। दूसरा मरहला भी बखैर खूबी तय पा गया। फिर मैंने एक खास लंबे खेतों के सिलसिले के नजदीक पहुंचकर ड्राइवर के कंधों पर हाथ रखकर उसे रुकने को कहा। मैंने शराबियों के से लहजे में बात की, महाराज जरा पेशाब कर लूं। ड्राइवर को मुकम्मल चढ़ गई थी, बोला मैं भी करूंगा। वो मेरा इंतजार किए बगैर झूमता हुआ नीचे उतर गया। हवालदार जिसने ससना में करीबन 10-12 बीड़ियां फूंक दी थी, लड़खड़ाती जबान से बोला, अबे भाग मत जाना। मेरी बजाय ड्राइवर ने नशे से लड़खड़ाते हुए जवाब दिया, क्या बात करते हो हवालदार जी, अब तुझे अपन का यार है और भागे तो गोली मार देना साले को। फिर हम दोनों बदमस्त शराबियों की तरह झूमते गाते करीबी खेत में जा घुसे। हवालदार ने मौका गनीमत जानकर बचे कुचे ब्लैडर से मुंह लगा लिया। उसे कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा था। खेत के एक कोने पर तो ड्राइवर बैठ गया और दूसरे सिरे से मैं अंदर जा घुसा। फिर अंदर ही अंदर बिल्ली की तरह पंजों के बल चलते चलते मैं खेत के दूसरी तरफ जा निकला और उसके बाद तो जैसे मुझे पर लग गए। खेतों के बीचों बीच मैंने करीबन 3-4 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। न जाने उस वक्त इतनी ताकत मुझ में कहां से ऊद कर आई थी कि या तो ये हाल था कि दर्द और थकावट ने मुझे निढाल कर रखा था, या अब ये आलम था कि अपनी जिस्मानी तकालीफ से बेनियाज होकर मैं पूरी तरह मायल बपरवास था। इस असना में अलबत्ता मैंने इस बात का जरूर ख्याल रखा कि मेरी समत दुरुस्त रहे। मैं खेतों के अंदर ही अंदर किस तरफ जा रहा हूँ इसका मुझे इल्म नहीं था। अपने कंधे पर रखी चादर को मैंने मजबूती से कसकर देहातियों की तरह बांध रखा था। खैरियत ये गुजरी कि रास्ते में किसी से मुठभेड़ न हुई। इसके अलावा मैंने इस बात का भी ख्याल रखा था कि देहातों से बचकर सफर करूं, क्योंकि किसी देहात के नजदीक काबू आने की सूरत में मुझे चोर समझा जाता और उन देहातों की रिवायत थी कि वो चोर की टांग या बाजू तोड़ने के बाद पुलिस के हवाले करते थे। जरा सुकून मुयस्सर हुआ तो जख्म हरे होने लगे। छुपे कर्ब ने सर उठाया और मैं टूटने लगा। यूं लगता था जैसे किसी माहिर लोहार ने मेरे जिस्म पर हथौड़े बरसाए हों। खुसूसन पसलियों की तकलीफ तो बेहाल किए देती। जख्मों से टीसें उठती तो यूं लगता जैसे अब जान गई कि गई। बहरहाल मैंने जब्त का दामन थामे रखा और बगैर रुके अपना सफर भी जारी रखा। रास्ते में आने वाले एक ट्यूबवेल पर किसी ने पगड़ी सुखाने के लिए डाल रखी थी। उसे मैंने गले में डाल लिया और तुलुए सहर के करीब सर पर बांध लिया। अब मैं मुकम्मल सिख नजर आ रहा था, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से मैंने दाढ़ी नहीं मुंडवाई थी। खुदा का शुक्र ये हुआ कि मेरे चेहरे पर मारपीट का कोई निशान नहीं था। जिस्म के गिर्द मैंने चादर लपेट रखी थी। इसके अलावा भी कमीज पर पहनी जर्सी ने मैले कपड़ों को किसी हद तक छुपा लिया था। एक कुएं से मैंने मुंह हाथ धोए, अपने कपड़ों पर तनकीदी नजर दौड़ाई और इत्मीनान कर लेने के बाद नजदीकी गांव के गुरुद्वारे की समत चल दिया, जहां से ग्रंथी और पाठ की आवाजें आने लगी थीं। गुरुद्वारे में हस्बे तौफीक बहुत सी मुतजस्सिस नजरों ने मेरा खैर मकदम किया। कड़ा प्रसाद चखते हुए 1-2 सरदारों ने मेरा जुग्राफिया भी पूछा, जो मैंने उन्हें मुतमईन करने की हद तक बता दिया। जरा देर यहाँ ठहरना मैंने मुनासिब न समझा और गुरुद्वारे के लंगर से चाय पीकर चल दिया। मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि ये कौन सा गांव है, ना ही डर के मारे अभी तक किसी से गांव का नाम पूछा था। बजाय आम रास्तों के मैंने पगडंडियों पर सफर करना मुनासिब जाना था। एक मर्तबा फिर खेतों के लामुतनाही सिलसिले में गुम होकर बिलाखिर मैं दोपहर के वक्त एक सड़क पर जा पहुंचा। अपने सब्र जब्त का मैंने खूब इम्तिहान लिया था। सड़क के किनारे एक कोने में एक साइकिलें ठीक करने वाले और नाई ने मिलकर एक दरख्त के नीचे डेरा जमा रखा था। मौका मुनासिब जानकर मैंने यहाँ दाढ़ी से निजात हासिल की, क्योंकि इस हुलिये में घर जाकर मैं खामखा उन लोगों को शक में डालना नहीं चाहता था। नाई को तफ्तीश का मौका दिए बगैर मैं उसके हाथ पर नोट रख कर आगे रवाना हो गया। सड़क पर लगे एक संगे मील से मुझे इल्म हुआ कि ये सड़क बटाले को जाती है। करीबन 1-1.5 फरलांग के फासले पर मैं एक जगह बस के इंतजार में खड़ा हो गया। पगड़ी को अब पटके की शक्ल में मैंने गले में लटका लिया था और बादियों नजर में मैं कोई ब्राह्मण जमींदार दिखाई दे रहा था।
करीबन 15 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद एक लारी की शक्ल दिखाई दी जो मुख्तलिफ समत से आ रही थी। मैंने हाथ दिया, लारी करीब आकर रुक गई। मैंने बटाले का टिकट लिया और कोने वाली एक सीट पर टिक गया। जरा सुकून मुयस्सर आया तो कई सोए फितने जाग उठे। जख्मों की तकलीफ तो थी ही, अब भूख प्यास भी जान को आ गई। नकाहत का ये आलम था कि लाख जब्त के बावजूद पलकें खुद ब खुद झुक जाती। अपनी मुमकिना जिस्मानी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए मुझे खुद से लड़ाई लड़ना पड़ी और ज़हन व जिस्म की इस कशमकश में बटाला बस स्टैंड करीब आ गया। बस के रुकते ही मैंने करीबी मेडिकल स्टोर का रुख किया और एस्पिरिन की गोलियां खरीद कर नजदीकी होटल में जा घुसा। जब चाय के साथ गोलियां और बंद जहर मार किया तो किसी हद तक मेरे औसान बहाल हुए। इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया तो छठी हिस्स भी जाग उठी और मेरी फिसलती हुई निगाहें बिलाखिर उस जाते शरीफ पर मुर्तकिज हो गईं जो टिकटिकी बांधे जाने कब से मुझ पर नजरें जमाए करीबी मेज पर बराजमान था। शायद बस में ही उसने मेरी हालत का अंदाजा लगा लिया था और अब किसी कारनामे की उम्मीद लिए मेरे पीछे पीछे यहाँ चला आया था। उसकी मुतशक्कक नजरें ही उसकी पहचान के लिए काफी थीं। जरा दम को जिस्मानी और ज़हनी अजियत से निजात मिली थी कि अब नई उफ्ताद आन पड़ी। बात यह नहीं थी कि मेरी गिरफ्तारी का खतरा था, क्योंकि पुछगिछ पर मैं किसी को भी अपने नाम और एड्रेस से मुतमईन कर सकता था, लेकिन इमरजेंसी होने की वजह से और खुसूसन ऐसे सरहदी अजला में इसके बाद जो हवालात का लंबा सिलसिला शुरू होता था, मसलन जहाँ किसके पास आए हो, क्यों आए हो, कोई मकामी शनाख्त वगैरह वगैरह, ये मेरे लिए तकलीफ दे साबित हो सकता था। मैं बहरहाल फौज को धोखा देकर भागा था और दुश्मन को कमजोर जानना मेरे पेशे के उसूलों की नफी करने के मुतरादिफ था। मैं ऐसे हालात ही क्यों पैदा होने दूं कि कोई मेरे मुताल्लिक छानबीन करता फिरे। ये थी असल में वो सोच जिसने मुझे यहाँ से भागने का मशवरा दिया था। मैं होटल से 5-10 मिनट के बाद ही बाहर चला आया। अब मजीद दर्दसर मोल लेने के लिए मैं तैयार नहीं था। फौरन पठानकोट वाली बस का टिकट खरीद कर मैं उसमें सवार हो गया, क्योंकि पठानकोट से मुझे ज्यादा राह मिल सकता था। इसके अलावा मुझे मालूमात भी जल्द अज जल्द मुंतकिल करना थी। इस मर्तबा मुझे अगले दरवाजे के करीब ही जगह मिली थी। जैसे ही बस स्टार्ट हुई और मेरे मुंह से जे भुवन वाली माईदी के अल्फाज ही बमुश्किल निकल पाए थे, जब वही मनहूस सूरत ड्राइवर के सर पर लगे शीशे में उभरी। शायद बेचारा मायूस होकर गुरदासपुर लाइन वापस जा रहा था। इस अचानक सूरत हाल से खामखा मेरी हंसी निकल गई। शायद उसने भी मुझे बस में देख लिया था, क्योंकि हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात जो उसके चेहरे पर अचानक मुलाकात से उभरे थे, उनकी एक झलक तो मैंने भी देख ली थी। मुझे फौरी तौर पर फैसला करना था। मुश्किल ये थी कि अब मेरे पास पैसे भी न होने के बराबर थे और पठानकोट जाना भी मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि अब तो उसका मेरे मुताल्लिक शक यकीन में बदल चुका होगा। मुझे न सिर्फ उससे पीछा छुड़वाना था बल्कि पैसे भी हासिल करने थे। बुखार किसी कैफियत मुझ पर तारी होने लगी थी और लुधियाना पहुंचने से पहले मैं बीमार होने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। कंडक्टर वाली सीट खोलकर वो उस पर बैठ गया। बस ओवरलोड थी। उसके और मेरे दरमियान 8-10 सवारियां खड़ी थी। जैसे ही बस अड्डे से निकलकर सामने वाली ट्रैफिक से भरी पूरी सड़क पर पहुंची, मैं चिल्लाया, ओ मेरा बैग रह गया, और अपने आगे खड़ी सवारियों में से तेजी से जगह बनाता दरवाजे तक जा पहुंचा। बस ट्रैफिक में इंतहाई कम रफ्तार से चल रही थी। मैं फुर्ती से नीचे उतर गया, लेकिन खाली हाथ नहीं। दरवाजे पर लटके हुए एक अप टू डेट सरदार की पतलून की पिछली जेब से एक बटवा भी साथ लेता गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा, अड्डे की तरफ जाने वाले एक खाली साइकिल रिक्शे को पकड़ने के लिए मुझे खासी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उछलकर पिछली सीट पर जा बैठा। मैंने कहा, यार जरा जल्दी अड्डे तक चलना, मेरा बैग रह गया है। मैंने साइकिल रिक्शे के ड्राइवर को कुछ पूछने का मौका दिए बगैर बड़ी परेशानी का मुजाहरा किया। मेरे चेहरे पर उड़ने वाली हवाइयां और तेज रफ्तारी से भागकर रिक्शे में बैठने की वजह से रिक्शा ड्राइवर को भी मेरी हालत का अंदाजा हो गया। उसने अपनी टांगें ज्यादा तेजी से चलाना शुरू कर दी। सिर्फ एक दफा गर्दन मोड़कर मैंने देखा, बस रुकी हुई थी। यकीनन वो गधा मुंह उठाए चारों तरफ देख रहा होगा। इस मर्तबा मुझे अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिला था। मेरा एतमाद बढ़ गया, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। खुदा की मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, और उसकी मदद का हुसूल उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इंसान इंतहाई कोशिश न कर गुजरे। मेरे एक शफीक उस्ताद का दोहराया ये फिक्रा मेरे लाशऊर में हमेशा के लिए महफूज हो चुका था। अड्डे के बाहर ही उसके हाथ पर 2 रुपए का नोट रखते हुए मैं उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर नीचे उतर गया। इस दफा मैं अड्डे में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि अड्डे से बाहर ही अमृतसर की तरफ
طرف جانے والی ایک بس میں سوار ہو گیا۔ ایک سکھوں والی کنگھی، نیم برہنہ بدن والی ایک لڑکی کی تصویر اور 50 روپے۔ یہ تھا وہ اثاثہ جو اس اپ ٹو ڈیٹ سکھ نوجوان کے بٹوے سے برآمد ہوا تھا۔ بٹوے سے میں نے سائیکل رکشے میں ہی نجات حاصل کر لی تھی اور کنگھی اور تصویر کو جوں کا توں اسی میں رہنے دیا تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ، ذہنی پریشانی اور رات والی مار نے مجھے جسمانی طور پر بری طرح تھکا دیا تھا، لیکن میری قوت ارادی اور اپنے مشن کی صداقت پر یقین نے عزم و عمل کا ایک ایسا حصار میرے گرد تان دیا تھا جس سے اندر گھسنا بھی ذہنی یا جسمانی کمزوری کے لیے ناممکن تھا۔ دوپہر کے وقت میں امرتسر میں موجود تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی اطلاعات منتقل کی، پھر ایک ہوٹل میں کھانا کھا کر لدھیانہ کے لیے بجائے کسی بس کے گاڑی میں سوار ہو گیا، جہاں ایک قلی کی مہربانی سے مجھے 3rd کلاس کا ایک برتھ اونگنے کے لیے مل گیا۔ رات کے قریباً 11 بجے جب میں لدھیانہ پہنچا تو بخار سے میرا جسم پھونک رہا تھا۔ درد کے مارے انگ انگ ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی گاڑی میں دوران سفر میں نے ذرا سی کمزوری دکھائی، بخار نے آن دبوچا۔ اب ہر طرح کا خطرہ قریباً ٹل چکا تھا۔ ایک رکشے کے ذریعے میں گرتا پڑتا پرکاش کے پاس پہنچا، اسے نیند سے بیدار کیا اور بے جان سا ہو کر اسی کے بستر پر گر گیا۔ قریباً نیم بے ہوشی کے عالم میں نے اسے یہ قصہ سنایا تھا کہ دوران سفر رات کے وقت ہماری بس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، کیونکہ میں نے کچھ بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہا تھا، اس لیے مار مار کر انہوں نے میرا بھرکس نکال دیا۔ لمبے روٹ پر چلنے والی بسوں کا لٹ جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ اس قسم کے واقعات اخبارات میں پڑھنے کو اکثر مل جاتے تھے، اور ان دنوں تو گرداسپور کے گرد و نواح میں شریمان ڈاکو کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ آئے روز وہ کسی نہ کسی بس کی سواریوں کو اپنا نشانہ بنائے رکھتا۔ اس کی غنڈہ گردی کا یہ عالم تھا کہ اس کے ہاتھوں لٹنے کے بعد لوگ اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ لکھوانے سے بھی ڈرتے تھے۔ ظاہر ہے میں بھی اسی کا شکار بنا ہوں گا۔ میں ساری زندگی بھی چاہوں تو پرکاش کا اس رات کا قرض نہیں چکا پاؤں گا۔ رات کو 12 بجے کسی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کر لینا اسی کا کام تھا۔ نہ جانے آدھی رات کے وقت وہ کسی میڈیکل سٹور والے کو جگا کر دوائیاں لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے 2-3 انجیکشن لگا دیے، جن کی وجہ سے میں چوٹوں کے زہریلے اثر سے بچ گیا۔ میری آنکھ تو رات کے آخری پہر لگ گئی تھی، لیکن پرکاش نے ساری رات آنکھ نہیں جھپکی۔ میں اسے سونے کی درخواست کرتا رہا، لیکن میرے ضد کرنے کے باوجود وہ ساری رات ایک کرسی میرے سرہانے بچھا کر میری تیمارداری میں مصروف رہا۔ صبح جب میں نیند سے بیدار ہوا تو خاصا افاقہ محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کی دوائی کھانے سے بے تحاشا پسینہ آ گیا تھا، جس سے بدن کافی ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ جسم پر مختلف جگہ البتہ تشدد کے نشانات پڑ گئے تھے۔ خیریت یہ گزری کہ سوجن نہیں تھی، ورنہ بیماری کا وقفہ خاصا طویل ہو سکتا تھا۔ مجھے افاقہ ہوتے دیکھ کر پرکاش کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے، وہ نیچے کارخانے میں چلا گیا، جبکہ میں اوپر والی منزل کے واحد رہائشی کمرے کے باہر دھوپ میں آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر گزرے واقعات کا تجزیہ کرنے لگا۔ اور پھر گزشتہ چند روز کے اخبارات میرے ہاتھ میں آ گئے۔ میجر بھاسکر کے قتل نے رو کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ بھارتی سیکیورٹی نظام سے متعلق قریباً ساری ایجنسیاں جو خصوصاً پنجاب میں کام کر رہی تھیں، انہیں یقیناً اپنے غیر محفوظ اور بودے پن کا احساس ہونے لگا تھا، کیونکہ سرحدوں کے اتنے اندر آ کر ایک اہم آفیسر کا قتل کوئی معمولی بات نہیں۔ عام اطلاعات کے مطابق بھارتی سیکیورٹی افسران یہ بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کسی غیر ملکی جاسوس یا کمانڈو کا کارنامہ ہے۔ ان کے خیال میں یہ تو ممکن تھا کہ پلاننگ پاکستانی انٹیلیجنس نے تیار کی ہو، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے مقامی ہمدردوں کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ اب ان ہمدردوں کا سراغ لگانا ہی انہوں نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا تھا، اور اس سلسلے میں پنجاب بھر میں ڈیفنس آف انڈیا رولز کو بروئے کار لاتے ہوئے مشرقی پنجاب کی پولیس نے قریباً سارے ہی نامور سمگلروں کو نظر بند کر دیا تھا۔ سرحدوں پر BSF کی گشت بڑھ گئی تھی، اور کمپنی ہیڈ کوارٹر سے محفوظ دستے کافی تعداد میں سرحدوں پر پھیلا دیے گئے تھے۔ ہوم گارڈز جو سرحدی دیہات کے تربیت یافتہ نوجوان پر مشتمل تھی، اسے بھی جدید اسلحے سے لیس کر دیا گیا تھا۔ سر شام ہی یہ لوگ اپنی مقرر کردہ ڈیوٹیوں پر پہنچ جاتے۔ ہوم گارڈز زیادہ تر اپنے اپنے دیہاتوں کے ارد گرد ہی گشت لگایا کرتے تھے۔ مقامی باشندے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے دیہاتوں کو سرحد کی طرف آنے والے خفیہ راستوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کم از کم ان کے دیہات کی حد تک سرحدوں کے آر پار آنے جانے والوں کی محفوظ پناہ گاہیں کون سی ہو سکتی ہیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں اور تو کیا فائدہ پہنچتا، البتہ اتنا ضرور ہوا کہ سرحدوں کے آر پار مویشیوں کی چوری اور سمگلنگ کی وارداتوں میں خاصی
कमी वाक़ हो गई, सिवाय उन लोगों के जो सरहदी मुहाफिजों से साजबाज करके उनकी खिदमत में शुरू से खतीर नजराना पेश करते आ रहे थे और किसी को सरहदों के नजदीक फटकने की जुर्रत नहीं होती थी। दुश्मन के बने हुए जाल में नकब लगाने की बजाय हमने उसे यहीं मसरूफ रखा और अपने लॉन्चिंग पैड तब्दील कर लिए। दुश्मन तिलमिला कर रह गया। मेजर भास्कर के कत्ल के बाद से मैंने महाराज या क्लब के नजदीक फटकने की कोशिश भी नहीं की थी। अभी तक इस सिलसिले में बाबूजी की तरफ से किसी का मुतवज्जे न होना इस बात का वाज़ेह सबूत था कि स्वामी जी ने मुझे आश्रम में वाकई नहीं पहचाना था, या अगर उन्होंने मुझे पहचान भी लिया था तो उनका जहन उस तरफ नहीं गया होगा। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में कौंधे की तरह लपका, क्यों ना भारतीय इंटेलिजेंस को इस शक में मुब्तला कर दिया जाए कि मेजर भास्कर के कत्ल में स्वामी दयानंद का हाथ भी तो हो सकता है। एक मुस्कुराहट खुद ब खुद मेरे होंठों पर फिसलती चली गई। इस तरह वो शैतान हमारे खिलाफ बिछाए हुए जाल में खुद फंस सकता था और एक मर्तबा मुश्तबा होने के बाद कम से कम ये जरूरी होता कि भारतीय इंटेलिजेंस के स्वामी के साथ दोस्ताना मरासिम खत्म हो जाते, जिसका मतलब ये था कि एक खासे बड़े हसास इलाके में हमें खुलकर काम करने का मौका मिल सकता था, क्योंकि जासूस बहरहाल इंसान होता है। हुकूमती इदारों के बिछाए हुए खतरात से बच निकलना तो उसके लिए मुमकिन हो सकता है, लेकिन इतनी मासूमियत और मक्कारी से फैलाए फंदे से फरार की तमाम राहें मसदूद हो जाती हैं। अपने उन दोस्तों के जरिए जिनकी रसाई मुतल्लिका अफसरान तक मुमकिन हो सकती थी, मैंने तफ्तीश पर मामूर अफसरान के कान में ये बात पहुंचाने के तरीकेकार पर गौर करना शुरू कर दिया और मेरा जहन कड़ी से कड़ी मिलाता बिलाखिर जंजीर के आखिरी सिरे तक पहुंच गया। बेचारा स्वामी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।